तो आपको विकल्प मिल चुका है। राहुल गांधी ने यह भी साबित किया है कि वो ही कम से कम इस समय वो ही भारत की बागडोर संभाल सकते हैं, भारत को संभाल सकते हैं, और पूरी सहृदयता के साथ, पूरे संवेदना के साथ, क्योंकि हर उन मुद्दे को वो उठाते हैं, हर मुद्दे पर बात करते हैं जो आम आदमी की जिंदगी से जुड़ी हुई होती हैं। अग्निवीर की बात, मेरे बहुत से वीडियोस हैं, अग्निवीर की बात करते हैं, गरीबी की बात करते हैं, किसानों के आत्महत्या की बात करते हैं, किसानों के मजबूरी की बात करते हैं, उन पर हो रहे अत्याचार की बात करते हैं। उन्होंने ये बात भी कहा, जो मैं कम से कम हजारों वीडियो आपको मिल जाएंगे जो जिस पर इस बात पर कि किसान बिल किसानों की जमीन को छीनने के लिए ही लाया गया था। राहुल गांधी ने भी अपनी तरफ से उसका डेफिनेशन दिया कि सबसे पहला अग्निवीर किसानों को बनाने की कोशिश की गई। वहां हारने के बाद नरेंद्र मोदी जवानों को अब अग्निवीर बना दिया। बाद में और कहां कहां बनाएंगे वह बात अलग है। आपको ऐसे ऐसे सपने दिखाए जाते हैं, आपको सपना दिखाया जाता है कि देश में बुलेट ट्रेन आ रही है और पूरा देश के रेलवे मंत्रालय को ही बेचा जा रहा है, पूरे रेल को ही बेचा जा रहा है। और रेल को के बेचने के चक्कर में अब जहां जहां रेल की जमीनें होंगी उसको खाली करवाने की लड़ाई शुरू होगी। क्योंकि मैंने कल कहा था, मैंने इससे पहले परसों मैंने ये कहा था कि अडानी को रेलवे चाहिए, तो सिर्फ रेलवे नहीं चाहिए, रेलवे के पास जितनी जमीनें, जो सबसे अधिक जमीनें रेलवे के पास हैं, तो वो जमीनें चाहिए, तो सबको खाली करना ही पड़ेगा। जो आज मैंने ये पहले भी कहा, इस बात को फिर से दोहरा रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट से जो फौरी राहत मिली है, इसे फौरी मानकर चलना चाहिए। उन लोगों को जो वहां रहते हैं, इसके आगे की लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। अभी से वो इस लड़ाई के लिए तैयार हो जाएं, रहें या शुरू करें कि उन्हें आज नहीं तो कल निकाला जाएगा। और बिना पुनर्वास के, जो मुझे जानते हैं, मुझे समझते हैं, मेरी बातों को समझते हैं, मैं वही बोलता हूं जो होने वाला होता है। मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, लेकिन मैं बहुत करीब से नरेंद्र मोदी को जानता हूं, इसलिए मैं जानता हूं, इसीलिए मैं जो कहता हूं वो वही होता है जो होने वाला होता है, वही कहता हूं। तो उन लोगों को तैयार रहना चाहिए, हल्द्वानी के लोगों को जो निकाले जाते जाते बच गए, वो बच गए, बस फौरी तौर पे आगे के लिए तैयार रहिए। आपको फिर से दूसरा आदेश आएगा कि आपको रातों रात खाली करना पड़ेगा, आपको आप पर बुलडोजर चलाया जाएगा, आप ऐसा होगा। आज नहीं तो कल लिख करके जेब में डाल लीजिए मेरी बात को, यह होना है और होकर रहेगा। स्ट्रीम मीडिया से तो बाहर आएगा नहीं। एक और मुद्दा सोशल मीडिया के द्वारा बाहर आ रहा है कि जोशीमठ तबाह हो रहा है। उस पर भी लोगों को ध्यान देना चाहिए, उस पर आवाज उठानी चाहिए, उस पर बात करनी चाहिए। और सोशल मीडिया और दूसरे जो बाहर के पत्रकार हैं, जो राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, जो बोलते हैं, उनके प्रयास का ही नतीजा है जो फौरी राहत भी मिली है हल्द्वानी में। तो जोशीमठ के मुद्दे को भी आप लोग सघनता से अपनी बात लोगों तक पहुंचाएं और लोगों से करें कि जोशीमठ को बचाया जाए। वो हमारा धार्मिक क्षेत्र है। उत्तराखंड की सरकार जागे जब आप आवाज उठाएंगे, मोदी मीडिया तो उठाएगी नहीं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, आपको लड़ाई
अगर आपका कोई सबसे बड़ा दुश्मन आज है तो वो है गोदी मीडिया। और गोदी मीडिया से लड़ने के लिए सोशल मीडिया ही आपके पास एक प्लेटफॉर्म बचा है। भारत जोड़ो यात्रा गोदी मीडिया का ही नतीजा है। अगर गोदी मीडिया भी राहुल गांधी की बात, विपक्ष की बात अगर अपने चैनलों से दिखाती तो वो भी शायद सड़क पे नहीं उतरते राहुल गांधी। तो ये उनकी ही देन है और ये अच्छा, एक तरह से ये अच्छा हुआ, क्योंकि लोग, नेताओं को भी अब लगने लगा है कि अगर आप अपनी बात लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, लोगों को भी लगने लगा है कि उन लोगों के पास अगर भारत जोड़ो यात्रा अंतिम विकल्प है तो नेताओं के पास, विपक्ष के नेताओं के पास भी अंतिम विकल्प है यात्रा, यानी भारत जोड़ो यात्रा। सब अपने अपने तरीके से चलाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ने की यात्रा के बारे में बात करें, क्योंकि देश पूरी तरह से डाइवर्ट होकर के विकास, गरीबी, मजदूरी और महंगाई, बेरोजगारी, इन सब चीजों को छोड़ करके सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करने लगा था। मेरे दोस्तों, हमारे धार्मिक स्थल बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमारे मंदिर और देश के लिए मंदिर बहुत महत्वपूर्ण है, रहा है। लेकिन जब इतिहास में आप जाएंगे तो वो महत्वपूर्ण क्यों रहा है? हमारे लिए मंदिर क्यों जरूरी होता था? मंदिर हमारे लिए जरूरी क्यों था? जब इसको इतिहास में समझने की कोशिश करेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। हमारी शिक्षा व्यवस्था पूरा मंदिर से संचालित की जाती थी, और जब हमारी शिक्षा व्यवस्था मंदिर से संचालित की जाती थी तो भारत में लिटरेसी 0 थी। 4% सिर्फ अनपढ़ लोग थे हमारे देश में। 96% भारत लिटरेट था, पढ़ा लिखा था। मेरे दोस्तों, दूसरी जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी मंदिर संभालते थे वो स्वास्थ्य व्यवस्था थी। वैद्य सिर्फ मंदिरों पे ही होते थे, मंदिरों में ही होते थे। वो मंदिरों के दान से, मंदिरों के धर्म से, मंदिरों से ही चला करते थे। तो स्वास्थ्य और शिक्षा, ये दोनों व्यवस्थाएं, साथ में न्याय व्यवस्था। राजा न्याय करता था, लेकिन उसके न्याय की प्रक्रिया मंदिर से संचालित की जाती थी। यानी स्वास्थ्य, शिक्षा और न्याय, ये तीनों व्यवस्थाएं मंदिर चलाते थे, धार्मिक स्थल चलाते थे। और वो धार्मिक स्थल, आप राजीव भाई को सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि सारे के सारे धार्मिक स्थल इंडिपेंडेंट होते थे, क्योंकि राजा और जो आम आदमी या सेठ या जिनके पास होते थे दौलत, वो जो डोनेशन देते थे वो मंदिर को ही देते थे। यहां तक कि बड़े बड़े राजा अपना धन मंदिर के अंदर ही रखते थे। यानी फाइनेंस, एक और आप प्रोफाइल जोड़ सकते हैं कि फाइनेंस व्यवस्था भी मंदिर ही किया करते थे। आज भारत में हमारे भाई श्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और दूसरे जो नेता हैं, मंदिरों का या धार्मिक स्थलों का जिस तरह से घटिया तरीके से राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं। मंदिर इसलिए न बना करते थे, न इसलिए हुआ करते थे।